हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिवाइज करने वाले हैं। ये AS जो है वो आपकी मॉड्यूल 2 में है, CA इंटर में। एंड बेसिकली अगर हम बात करें तो इससे मोटा मोटी जो है वो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में यूजुअली दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा सिलेबस थोड़ा सा कट शॉर्ट हुआ है। ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इट इज प्योरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर May 2024। बट अगर लेट्स से कि किसी का भी एग्जाम नवंबर 2023 में भी है तो वो भी ये वाली वीडियो देख सकता है, बिकॉज सेम टू सेम आपका जो कंटेंट नवंबर 23 में है वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आपका May 24 में हो रहा है। तो सारी बातें जो आपकी नवंबर 23 के सिलेबस में हुआ करती थी फॉर AS10 वही सेम टू सेम बात आपकी May 24 के लिए भी होगी। बट मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो प्योरली ऐसे स्टूडेंट्स जो May 24 और उसके बाद एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेनली इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो सम्स की प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, बट एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि एग्जैक्टली जब हम ये पूरा चैप्टर एज इन पढ़ रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थियोरेटिकली सारी बातें हम लोग को पता चल जाए, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें AS10 की तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये जानना जरूरी है कि AS10 के अंदर क्या क्या कवर होता है, क्योंकि अगर हम लोग को कवरेज ही नहीं पता रहेगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि यार लेट्स से कि कोई एसेट की मैं बात कर रहा हूं और मैं ढूंढता रहूंगा कि ये कौन से AS के अंदर कवर है। तो हमें यहाँ पे हर एक AS की कवरेज पता होनी चाहिए, ये आपका एक पहला रीजन है। और दूसरा इसलिए हम लोग को कवरेज पता होनी चाहिए बिकॉज एज यू ऑल नो हमारा जो May 24 का अकाउंट्स का एग्जाम है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो 30 नंबर MCQs और 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का हो चुका है। और अगर आपने मॉड्यूल में भी नोटिस किया रहेगा तो बहुत सारे आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इन सच केस पहले जो है वो ये वाली थियरी उतनी कोर नहीं मानी जाती थी, बिकॉज यूजुअली प्रैक्टिकल सम्स जो है वो ये कवरेज वाले पार्ट से बहुत ही रेयरली बन के आते थे। बट क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं तो श्योरली ये वाला पार्ट भी हम लोग के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग पहले कवरेज की बात करेंगे, फिर रिकॉग्निशन की बात करेंगे, फिर डी रिकॉग्निशन की बात करेंगे, और उसी में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग चीजों का हम लोग को ध्यान में रखना है जब मैं यहाँ पे बात करता हूं मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। चलिए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो भाई, क्योंकि आपका ये जो AS10 है वो असेट की कैटेगरी में कवर होता है, तो बेसिकली हमारा एक असेट हो गया। यहां पे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, या लेट्स से कि आपके पास कोई बड़ा सा पोल्यूशन कंट्रोलिंग एक डिवाइस पड़ा हुआ है, ये सारी बातें आपके AS10 के अंदर समा सकती है, बिकॉज इतना ब्रॉड कैटेगरी का ये AS है। बट इसने अपनी डेफिनेशन में बड़ा एकदम सिंपल सी बात बोली है कि यार तेरे पास जो भी टैंजिबल एसेट्स है वो टैंजिबल एसेट अगर लेट्स से कि तो गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, या किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहा है, या एडमिन पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो वो जो है वो हो सकता है कि मेरी कैटेगरी में आ जाए अगर वो एक और कंडीशन जो है वो पूरी करे, दैट इज कि यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। बिकॉज अगर आप लेट्स से 12 महीने से कम इसको यूज कर रहे हो तो यार ये तो बैलेंस शीट में भी नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि ये वाला असेट आपका जो है वो एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंस टाइप हो जाए, जो आज नहीं तो कल वापस से पीनल में तो चला ही जाएगा। तो हम ऐसे एसेट्स की बात नहीं कर रहे। सबसे पहली कंडीशन है कि उस एसेट की लाइफ मेरे लिए 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी है यार वो एसेट या तो मैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहा हूं या किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी हूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कई अगर ट्रक्स है तो ये ट्रक्स मैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहा हूं। डेफिनेटली ये ट्रक्स क्योंकि लाइफ जो है वो इनकी 12 महीने से ज्यादा है तो इन सच केस AS10 की कैटेगरी में आने लायक है। उसके अलावा यह हो सकता है कि यार मैं ये चीजें किसी को रेंट पे दे रहा हूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है मैंने किसी को रेंट पे दे दी, या मेरे पास एक वेयरहाउस है वो किसी को मैंने रेंट पे दे दिया, अगेन इट इज असेट व्हिच इज कवर्ड अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। या अगर मैं वो नॉर्मली एडमिन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। सर एडमिन पर्पस मतलब लेट्स से कि उस बिल्डिंग के अंदर मेरी अकाउंटिंग हो रही है, फाइनेंस हो रही है, लोग जो है वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। इन तीनों में से एक भी यूज होगा चलेगा, बट एक शर्त है कि वो असेट आपका टैंजिबल असेट होना चाहिए, क्योंकि इनटैंजिबल असेट के लिए तो एक डेडिकेटेडली AS आपका बना हुआ है which is AS26। तो AS26 के अंदर हम पढ़ते हैं कि इनटैंजिबल एसेट्स जो है वो किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। बट एक प्यारी बात ये है कि यहाँ पे आप जो बातें AS10 में दोस्तों पढ़ोगे सेम टू सेम बात आपकी AS26 में यूज हो जाएगी। तो AS10 अगर मैं अच्छे से कवर कर लेता हूं ना तो मेरे लिए AS26 जो है वो बहुत ही सिंपल सा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है, बिकॉज बस खाली एसेट का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत बातें तो अलग होगी उसके कारण, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे टैंजिबल एसेट्स बहुत इजीली रिकॉर्ड किए जा सकते हैं बिकॉज हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं। बट इनटैंजिबल में ऐसा होता है कि थोड़ा सा मन में आदमी को लग रहा है कि कोई चीज एसेट है, शायद एक्चुअल में वो एसेट हो ही ना, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, तो वहां पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बाकी अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे डेप्रिशिएट करते हैं वहां पे भी करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग को 2 मॉडल देके रखे हुए सेम वहां पे वो वाले मॉडल हम यूज कर सकते हैं। बट वो AS26 के मैं रिविजन लेक्चर्स में बात करूंगा। फॉर नाउ कवरेज में वही हो गया कि ये सारे एसेट होने चाहिए। अब कवरेज से ज्यादा हम लोग को इनकी एक्सेप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज
कौन से असेट जो है वो AS10 की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो जिसके अंदर सबसे पहला असेट आ गया बायोलॉजिकल असेट। अब बायोलॉजिकल असेट को अगर मैं बेसिक लैंग्वेज की बात करूं तो एक सिंपल सी बात है कि ऐसा असेट जो थोड़ा सा नेचुरल है, मुझे लिविंग बीइंग वाली फीलिंग दे रहा है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो ये मेरे लिए बायोलॉजिकल असेट्स है। और यहां पे उन्होंने बोल दिया कि यार AS10 की कैटेगरी में बायोलॉजिकल असेट नहीं आ सकते, बिकॉज AS10 जो है उसकी जो मेन बेस है वो वहीं से स्टार्ट होती है। जब हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो वहां पे दो क्राइटेरिया है, एक तो कॉस्ट हम लोग प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं, प्लस इससे मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन पहला वाला जो क्राइटेरिया है वो बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए मीट करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है, फॉर द रीजन बीइंग सिंपल कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई गाय पाल के रखी हुई है और उसका एक काफ जो है वो जन्म लेता है, तो मैं उस काफ की जो कॉस्ट है वो किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और इसीलिए इसके लिए आपको सेपरेट एक गाइडेंस जो है वो मिल जाती है और वो AS10 की कैटेगरी में कवर नहीं होता, बिकॉज बहुत सारी बातें जो है वो बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए अलग वे में कैलकुलेट होगी। और इसीलिए यहां पे बोल दिया कि यार बायोलॉजिकल एसेट्स जो है वो AS10 के क्राइटेरिया में शॉर्ट नहीं आएगा। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स में अगर हम बात करें तो एक हो सकता है लिविंग प्लांट, एक हो सकता है लिविंग एनिमल। तो इन्होंने बोल दिया कि यार लिविंग एनिमल तो श्योरली AS10 में नहीं आएगा, इट इज अ प्योर बायोलॉजिकल एसेट, लेकिन लिविंग प्लांट आपका AS10 की कैटेगरी में आ सकता है अगर वो बैरियर प्लांट है। सर बैरियर प्लांट क्या हो गया? उसके पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि प्लांट किस तरीके के हो सकते हैं। वेल कभी कभार हम देखें तो प्लांट कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको फ्रूट्स भी मिले, प्लस उस प्लांट की भी अपने आप में वैल्यू हो, कि वो जो प्लांट है वो अपने आप पे जो फ्रूट ग्रो कर रहा है वो भी मार्केट में आप एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचे जा सकते हो, और उसके बाद उस प्लांट को भी आप सीधा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तौर पे बेच सकते हो। वेल ये वाले प्लांट आपके जो है वो नॉन बेरर प्लांट है, बिकॉज ये जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खाली फ्रूट्स को बेयर करने के लिए नहीं खड़े हुए, इनफैक्ट इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई चीज ग्रो भी हो रही है, प्लस ये अपने आप में भी काफी वैल्यू रखते हैं। तो ये वाले जो है वो बायोलॉजिकल एसेट ऐसे हो गए जिनको हम बोलेंगे नॉन बेरर प्लांट, और वो AS10 की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सर फिर कौन से AS10 की कैटेगरी में आएंगे? वेल ऐसे प्लांट्स है जो प्योरली अपने आप में तो कोई वैल्यू नहीं रखते, मतलब उनके पेड़ को तो आप लेट्स से कि ऐसे जब काटोगे तो नहीं बेचा जा सकता एज अ वुड, लेकिन उसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो बहुत अच्छे अच्छे ऑब्टेन होते हैं। तो वो प्योरली खड़ा इसलिए ताकि वो तुमको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे सके, तुम लोग को फ्रूट्स दे सके, तुम्हें लीव्स दे सके। तो इन सच केस वो मैं बोलूंगा यार ये प्लांट तो बस खाली बेयर कर रहा है, अपने ऊपर जो है वो फ्रूट्स एंड ऑल दे रहा है, बट इसे मैं डायरेक्टली साप्ता एज इट इज नहीं बेच सकता। तो ये आपका जो है वो बेरर प्लांट हो गया, विच इज कवर्ड अंडर AS10, विच इज नॉट अ बायोलॉजिकल एसेट। यहां पे वो बायोलॉजिकल एसेट के है तो बायोलॉजिकल एसेट, बट कोर उसके डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि AS10 उसको बोल देता है कि यार इसको मेरे साथ रहने दे, बाकी सारे जो भी रहेंगे वो मेरे से बाहर रहेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। सर उसके अलावा कोई एक्सेप्शन है क्या? वेस्टिंग एसेट। वेल कोई भी लेट्स से कि मेरे को बहुत बड़े अगर लेट्स से कि एक माइनिंग का पूरा साइट मिलके रखा हुआ है और वहां पे अगर मैं मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता हूं, तो इन सच केस वो साइट की बातें आपकी अलग AS के अंदर कवर्ड है, इसलिए वो यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर लेट्स से कि उस माइनिंग एक्सट्रैक्शन में मैं बहुत सारी मशीनें यूज कर रहा हूं, तो वो लैंड भले कहीं और कवर हो, बट वो मशीनें जो मैं यूज कर रहा हूं डेफिनेटली वो आपकी AS10 के अंदर कवर्ड होगी, राइट। उसके अलावा सर आपने बोला है कि यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू यूज फॉर 3 पर्पस। आपने बोला एडमिन पर्पस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस या रेंटल टू अदर्स। सर कुछ ऐसे आपके एसेट्स हो सकते हैं जो ये तीनों ही पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहे, बट आप समझ लो वो वाले एसेट ऐसे है कि जिनके बिना आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे, तो वो आपके AS10 के अंदर कवर होने वाले एसेट है। जैसे लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूं और वहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि सर आपको पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है लगा तो लेंगे, बट अब ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ऐसा हो गया जो एडमिन पर्पस के लिए भी यूज नहीं हो रहा, माल बनाने के लिए भी नहीं काम आ रहा, या फिर ना ही किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के काम आ रहा है। तो हमें लगता है कि यार ये तो सर AS10 में आ ही नहीं पा रहा, बट AS10 बोलता है यार ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के भरोसे ही बाकी जो एसेट्स है वो अपने आप में तेरे को बेनिफिट दे पा रहे हैं। तो श्योरली ये वाला एसेट ऐसा हो गया जो AS10 में ही हम लोग लाएंगे, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपको हेल्प कर रहा है, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। तो आपके जो भी केमिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट है जो आपके गवर्नमेंट के कहने से आप यूज कर रहे हो या अपने मन से आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो डायरेक्टली कोई आपको आउटपुट नहीं दे रहा, बट उसके बिना आप आउटपुट ऑब्टेन भी नहीं कर पाओगे, तो इन सच केस वो आपके AS10 में आएंगे। अगेन थियोरेटिकल पॉइंट है, कैन बी आस्क्ड इन द MCQs और या थियरी वाइज पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद आपका यहां पे जो है मेन चैप्टर दोस्तों स्टार्ट होता है रिकॉग्निशन की। कब मैं मेरे बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर वो असेट में लिख सकता हूं कि यार ये मेरा असेट रहेगा। उसके लिए 2 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। आपको हर असेट को आने से पहले 2 सवाल पूछने हैं। उसको पहला सवाल पूछना है सर आप हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाले हो क्या? उसने बोला सर डेफिनेटली, इसलिए तो आपने मेरे को खरीदा है या इसीलिए तो आपने मेरे को बनाया है। तो अगर लेट्स से कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको दे सकता है, प्लस उसके कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है उसे अपनी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सर ये कॉस्ट मेजरमेंट की बात, अरे यार सीधी सी बात है,
अगर लेट्स से कि वो मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है तो मेरे लिए वो एसेट है, अदरवाइज तो वो मेरी एसेट की डेफिनेशन में आता भी नहीं है। और कॉस्ट मेजर करना इसलिए जरूरी है बिकॉज बैलेंस शीट में अगर मैं मशीन के आगे कोई अमाउंट डालूंगा तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो जाए ना कि यार कौन सी अमाउंट डालूं। तो अगर रिलायबली मेजर कर पाऊंगा तो ही वो एसेट दिखाने लायक एसेट है। ये मेरा दोस्तों रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो गया। वेल यहाँ पे लेट्स से कि बोल के रखा हुआ कि अगर आप छोटे मोटे जो है वो खर्चे कर रहे हो, इममटीरियल खर्चे कर रहे हो, तो वहां पे एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हो कि रादर देन शोइंग इट एज एन असेट आप सीधा उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हो। ये क्या बात हो गई, मैंने जो है वो लेट्स से कि पेंसिल्स के पूरे कार्टून को परचेज कर लिया। अब पेंसिल का कार्टून परचेज किया, मेरा टर्नओवर है करोड़ों का और मेरा खर्चा लगा है 1000 रुपए का। अब वहां पे लेट्स से कि ये जो पेंसिल है वो 1 साल से ज्यादा भी यूज होने वाली है, मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी देने वाली है, कहीं ना कहीं मेरे काम तो आने वाली है। अब मैं अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों को एसेट दिखाऊंगा तो वही बात है ना कि आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ मटेरियलिटी के बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ये क्या छोटे मोटे एसेट दिखाने के चक्कर में आप मेन बातें छुपा रहे हो। तो इन सच केस उन्होंने बोल दिया कि एंटिटी को यार पॉलिसी रखनी चाहिए कि अगर बहुत ही इममटीरियल सा आइटम है ना तो उसे वो सीधा कहां पे डाल दे, पीएनएल के अंदर डाल दे, रादर देन शोइंग एज एन असेट। उसके बाद सर लेट्स से कि हमारे पास कुछ स्पेयर पार्ट पड़े हुए, कुछ स्टैंड बाय इक्विपमेंट पड़े हुए, कुछ सर्विसिंग के इक्विपमेंट पड़े हैं जो हम लोग को टाइम टाइम पे काम आते हैं बट रेगुलरली काम नहीं आते। जैसे हमारे पास बहुत सारा स्क्रू पड़ा हुआ है, हमारे पास लेट्स से कि वो स्क्रू डालने के लिए जो टूल्स है वो पड़े हुए हैं, या लेट्स से कि हम लोग के पास स्पेयर टायर पड़ा हुआ है, स्पेयर कोई ना कोई पार्ट पड़ा हुआ है, सर उनके लिए क्या है। तो बोला यार AS10 की आप डेफिनेशन लगा लो, अगर वो मीट होते हैं तो श्योरली आप उसे पीपीई बोलो, अगर वो मीट नहीं होते तो आपके लिए वो क्या बन जाएंगे, AS2 के अंदर इन्वेंट्री बन जाएंगे, राइट। उसके बाद यहां पे आ जाता है कि लेट्स से कि नॉर्मली अब ये कॉस्ट की बात जब आ रही है तो इसको मैं डेफिनेटली आगे डिस्कस करूंगा, बट आती है कि सबसे पहले कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे पहला दिन है, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मशीन है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो बैलेंस शीट में, मशीन अकाउंट। अब उसके सामने मैं कितनी अमाउंट डालूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने खूब खर्चे किए रहेंगे। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बैलेंस शीट में उस अमाउंट के सामने आएंगे और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। तो इधर एकदम सिंपल सा बोल दिया, देखो जो भी आप परचेजिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो टू बाय द असेट, डेफिनेटली वो आपका AS10 के अंदर आना चाहिए और उस मशीन के आगे कॉस्ट के तौर पे दिखना चाहिए। उसको परचेज करते वक्त अगर आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट इनकर करके रखा हुआ है, या फॉर लेट्स से मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी और सामने वाला बंदा मेरे को बोलता है सर आप तो अपने आदमी हो, 10% आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए, और मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो मेरे लिए जो कॉस्ट है वो 5 लाख की नहीं होगी, मेरे लिए जो कॉस्ट है वो 4.5 लाख की होगी। तो जो भी ट्रेड डिस्काउंट है वो मुझे माइनस कर देना है। लेकिन कैश डिस्काउंट तो हम लोग को 11 से पता है कि सर ये तो एक सेपरेट जो है वो आइटम हो गया, इसे हम लोग को कॉस्ट से माइनस नहीं करना पड़ता। जो भी कैश डिस्काउंट अगर मेरे को इन फ्यूचर मिला है, ये मेरे बार्गेनिंग पावर के कारण मिला है, ये अर्ली पेमेंट के कारण मिला है, वो कैश डिस्काउंट आपका सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम जाना चाहिए। सर आपने ये एसेट परचेस करते वक्त कुछ टैक्स भी इनकर किए हुए, तो मुझे ये सवाल यहां पे आएगा कि ये टैक्स किस तरीके का टैक्स है। जैसे आप जीएसटी पे करते हो, तो लेट्स से कि अगर आप बिजनेस के लिए कोई कुछ चीज परचेस कर रहे हो और उसमें जीएसटी पे कर रहे हो, तो वहां पे अगर बिजनेस एक रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर है तो उसको यहां पे ये जो भी जीएसटी उसने पे करके रखा हुआ है वो रिफंड के तौर पे मिलता है। लाइक मैंने एक मशीन खरीदा, मैं मशीन से कुछ माल बना रहा हूं और वो माल बना के मैं जब बेचता हूं तो मैं लोगों से जीएसटी चार्ज करता हूं, मेरे कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता हूं, लेकिन ये मशीन खरीदते वक्त मैंने खुद ने अपने जेब से जीएसटी भरा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको प्रोविजन देके रखे हुए कि ये जो आपने टैक्स भरा हुआ है ना, ये टैक्स आपको रिफंडेबल होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे मिल जाएगा। हालांकि जिसने जीएसटी पढ़ा रहेगा उसको ये समझ आ जाएगा, बट फॉर नाउ हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि सर अगर कोई रिफंडेबल टैक्स है ना तो हम लोग वहां पे जो है एज एन उसे कंसिडर नहीं करेंगे एज ए कॉस्ट, और अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है श्योरली हमें कॉस्ट के तौर पे कंसिडर करना चाहिए। सर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ टैक्स लिखा रहेगा तो हम लोग को क्या मानना है? वेल जब तक अगर लेट्स से कि सिर्फ टैक्स ऐसी बात लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर तो हमें मानना है इट इज नॉन रिफंडेबल एंड वी हैव टू कॉल। मतलब आप समझ लो कि क्वेश्चन अगर रिफंडेबल रहेगा तो सामने से बताएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स लिखा हुआ है तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज नॉन रिफंडेबल टैक्स, राइट। उसके बाद बोल दिया हर वो खर्चा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है इस प्लांट एंड मशीनरी को लाने में या इस पीपीई को बनाने में, वो सारा आप जो है वो कैपिटलाइज कर लो। जैसे मैं लेट्स से कि एक बिल्डिंग बना रहा हूं, अरे साइट कितनी खराब है, ये साइट प्रिपेयर करने के लिए मैंने कुछ लोग बनाए, मैंने बोला कि भाई ये साइट को लेवल अप करो ताकि जो है वो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ एकदम अच्छी रहे, तो ये साइट प्रिपरेशन का खर्चा मुझे कैपिटलाइज करने मिलेगा। सर यहाँ पे आपने जो है वो लेबर लाया तो लेबर को वेजेस भी पे किया ना, वो भी खर्चा आपको कैपिटलाइज करने मिलेगा। सर बिल्डिंग बना रहे हो और लेबर को आप वेजेस पे कर रहे हो, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट वो भी कैपिटलाइज करने मिलेगा। सर वो बिल्डिंग बनाने के लिए आपने क्या किया कि लेट्स से कि कुछ आपने मटेरियल जो है वो जब ला रहे थे ना तो बहुत हैवी मटेरियल थे सर, तो वो मटेरियल उतरवाने के लिए आपका जो है वो कुछ डिलीवरी या हैंडलिंग का खर्चा लग गया। या आप समझ लो कि शायद मैं मशीन खरीद रहा था तो वो मशीन खरीद के यहाँ पे जब रख रहा था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मशीन इतनी बड़ी थी कि 4 लेबर को बुलाना पड़ गया, तो ये डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट भी मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा जब मैं मशीन को एक एसेट दिखा रहा हूं, राइट।
इनिशियली लेट्स से कि मशीन आ तो गई, अब मेरे को इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने 2 लोगों को बुलाया, बोला यहाँ पे जो है वो एज एन स्क्रू ड्राइवर लो और लेट्स से कि वो पूरा एकदम फुल चालू कर दो काम। तो ये आपका इंस्टॉलेशन और असेंबली कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगा। सर ये मशीन आ तो गई, अब इसे टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग कॉस्ट भी आपको कैपिटलाइज करने मिलता है। बट इसे हम लोग को खास तौर पे ध्यान में रखना है कि टेस्टिंग कॉस्ट, जब बात आती है ना टेस्टिंग कॉस्ट की, तो टेस्टिंग आपकी 2 तरीके की हो सकती है। एक जहां पे आप इंटरनली अपने में टेस्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे बाहर के कस्टमर को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि लेट्स से एक अम्यूजमेंट पार्क है, उस पे मैं एक ट्रायल रन कर रहा हूं, और वो ट्रायल रन में अगर लेट्स से कि मैंने एक भी टिकट बेची नहीं है, ना ही किसी कस्टमर को बुलाया है, मैं अपने में देख रहा हूं कि भाई सब राइड ठीक से चल रही है ना, चालू होने के बाद ऐसा नहीं हो जाए कि भाई राइड खराब हो जाए। तो इन सच केस वो वाली टेस्टिंग के कारण आपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इनकर किया हुआ है, जो भी एनर्जी आपने कंज्यूम की है, श्योरली आपको कैपिटलाइज करने मिलेगा। लेकिन लेट से कि ये टेस्टिंग करते वक्त आप बोलते हो कि यार बाहर के कुछ लोगों को हम लोग ने बुलाया है, लेकिन हम लोग फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे। जैसे बुला तो हम लोग 1000 जन को सकते थे मेले में, लेकिन हम लोग ने सिर्फ 100 जन को ही बुलाया, ये सोच के कि यार एक बार के लिए जो है वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे भाई आपका जो है वो एज एन जब कस्टमर इन्वॉल्व हुआ है, मतलब ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसको मैं बोलूंगा ये एक एक्सटर्नल टेस्टिंग हो गई। तो इन सच केस अगर लेट्स से कि कस्टमर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है और एक्सटर्नल थोड़ा भी लेट्स से कि मशीन तो ऑपरेटेड है, सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, माल भी बन रहा है, फिर भी आप जान पूछ के जो है कम कैपेसिटी पे ऑपरेट करके बार बार इसको टेस्टिंग का नाम चिपका रहे हो, तो ये वाली बात अलाउड नहीं है। तो इंटरनल टेस्टिंग जहां पे आप कस्टमर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, श्योरली लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने मशीन जो है वो यूज करने लायक बन रही है कि नहीं बन रही, एक बार चेक किया, मैंने कुछ मटेरियल डाला, माल खराब निकल कर आया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा श्योरिटी हो गया कि भाई अब मैं वापस से जो है वो चालू करूंगा ना तो काम हो चुका है। ये खराब माल जब मैं बेचूंगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ स्क्रैप मेरे को जनरेट होंगे, तो ये जो टेस्टिंग का मेरा खर्चा आया था उसमें से ये स्क्रैप की वैल्यू मुझे माइनस करनी चाहिए, बिकॉज वो मेरा नेट कॉस्ट है जो एक बार मशीन चालू करने के लिए लगा है। बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि एंटिटी जो है वो बचने की कोशिश नहीं कर रही ना, कि टेस्टिंग के नाम पे हर बार कम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, ये बार बार एक्सक्यूज देके कि सर हम तो खाली ट्रायल रन कर रहे थे, हम तो खाली टेस्ट कर रहे थे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मशीन कंडीशन में आ चुका है, जस्ट बिकॉज कि आपके सेल्स ठीक से नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज कि आपका पूरा मेला भर नहीं रहा है, इसका चक्कर में आप बोल रहे हो कि यार हम खाली टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। तो जेन्युइन टेस्टिंग के जो भी खर्चे हैं वो आपको ऐड करने मिलेंगे, बट जो भी आपका लेस कैपेसिटी पे ऑपरेट करने के कारण आपका खर्चा आ रहा है, इट इज नॉट अ टेस्टिंग कॉस्ट, वो आपको जो है वो कैपिटलाइज करने नहीं मिलेगा। तो ये हमने पढ़ लिया। सर प्रोफेशनल फीस, मैंने यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग बनाने के टाइम पे एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया। सर डेफिनेटली इंटीरियर डिजाइनर को जो फीस पे की है वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट पे हमें कैपिटलाइज करने मिलेगा। मैं मशीन कहाँ पे लगाऊं, मैंने कुछ सजेशन मांग लिए, किसी की कंसल्टेंसी ले ली, आपको ये भी कॉस्ट कैपिटलाइज करने मिलेंगे। सर फिर कौन से ऐसे खर्चे हैं, सब तो आपने बोल दिए। अरे कई खर्चे ऐसे हैं जिनका बिल्डिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। एकदम सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखना है कि इन खर्चों के कारण कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो आपको ऑब्टेन हो ही नहीं रहे। ये तो खर्चे ऐसे हैं कि यहीं पे सबस्यूम हो जाएंगे। जैसे मैंने बिल्डिंग यहाँ पे बना तो ली, अब बिल्डिंग मेरी परफॉर्म करने लायक है, मैं इनॉग्रेशन के लिए क्या कर रहा हूँ, लड्डू पेड़े मंगवा रहा हूँ। सर इनॉग्रेशन की कॉस्ट कैपिटलाइज करने नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इस साल का मैनेजर जो है वो नखरे कर रहा है। इसके कारण अगर आप ये कॉस्ट जो है लेट्स से कि आपके जो बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट में ऐड करते हो, तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल बेचारा दूसरा मैनेजर जो है वो भुगतेगा। इट इज नॉट अलाउड। तो इनॉग्रेशन कॉस्ट हो गया, मैं कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, मैं नया प्रोडक्ट ला रहा हूं तो प्रमोशन कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मैं उस पूरे मशीन को कैसे चलाना है ये स्टाफ को सिखा रहा हूं। सी मशीन का ट्रायल रन एक अलग हो गया, स्टाफ को सिखाने का कॉस्ट एक अलग हो गया। मैंने यहाँ पे स्टाफ को ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर बुलाया और मैं बोलता हूँ यार इनको ट्रेन कर दे, ये ट्रेनिंग का कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगा, विद द वेरी सिंपल रीजन कि स्टाफ का कोई भरोसा नहीं होता। स्टाफ जो है वो एक ऐसी चीज हो गई जो आज आप उसको एकदम मन से, शिद्दत से, पूरी लगन से सिखा रहे हो, कल शायद ये क्या करे कि भाई छोड़ के चला जाए। तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट का बेनिफिट आपका फ्यूचर में नहीं हो सकता है, ये इसी साल सबस्यूम हो जाता है। तो इन सच केस स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा आपका कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। सर ये रीलोकेशन या रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट क्या हो गया? जैसे लेट्स से कि एक दुकान को मैं रिनोवेट कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, दुकान के अंदर जो भी आपका पुराना आइटम है, ये पुराना आइटम एक बार के लिए किसी मैं टेम्पररी ओल्ड दुकान में शिफ्ट कर दिया और वहां पे मेरा धंधा चल रहा है। लेकिन यहां पे फिर मैंने जब रिनोवेशन का काम चालू किया तो डेफिनेटली रिनोवेशन के कारण मेरे एसेट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। तो ये रिनोवेशन का जितना भी खर्चा लग रहा है मुझे कैपिटलाइज करने मिलना चाहिए। लेकिन ये जो रीलोकेशन का खर्चा है ना, ये इस एसेट को लेके कोई एज इन लेना देना था ही नहीं, तो ये रीलोकेशन एक अलग खर्चा हो गया, उसे कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। सर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ओवरहेड्स, ऐसे खर्चे जो ऑलरेडी मेरे होते जा रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, ये वाले खर्चे भी आपके जो है वो कैपिटलाइज नहीं होने चाहिए। बिकॉज आज मैं जब असेट बना रहा हूं तो इससे उन खर्चों का कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो पहले आपका एक एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे थे, आप बोले यार असेट बन रहा है, काम करते हैं, इसकी सैलरी जो है वो पीनल में ना जाके
इस असेट की कॉस्ट में डाल देते, गलत बात है, ऐसा मत करो, राइट। और लेट्स से कि आपका इनिशियली कुछ ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है और क्योंकि डिमांड आपकी अभी तक पिकअप नहीं की हुई है, जैसे मेरा सर प्लेन रेडी है, प्लेन की सारी कॉस्ट मैंने कैपिटलाइज कर दी। अब क्या हो रहा है सर, मैं जब प्लेन उड़ा रहा हूं ना तो 300 सीट मेरी कम से कम फुल होनी चाहिए टू अचीव द ब्रेक इवन, और यहाँ पे सिर्फ 50 पैसेंजर ही आए। सर मेरे को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्या ये नुकसान मेरा जो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस है टू ऑपरेट एट अ लेस कैपेसिटी, क्या मुझे कैपिटलाइज करने मिलेगा? AS10 बोलता है कता भी नहीं मिलेगा। ये आपकी इनएफिशिएंसीज है जो आपको अपने परफॉर्मेंस में दिखानी चाहिए, इसको आप आगे जो है वो एज इन मत लेके जाओ और इसीलिए इसको कॉस्ट में ऐड मत करो। इसमें खाली हमारा एक पॉइंट बच जाता है जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, दैट इज डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अनदर सिमिलर लाइबिलिटी। सर ये वाला पॉइंट क्या हो गया? वेल जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, कोई एक असेट परचेज कर रहे हो, वो असेट थोड़ा सा ऐसा नेचर का है कि जो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई कोई भी अगर लेट्स से कि ऐसा असेट ले रहा है ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 साल तक तो वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, बट 10 साल के बाद जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा है कि एक कंडीशन डाल दी, बिंदास आप ये वाला एसेट यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप थोड़ा सा गाड़ी के व्यू पॉइंट से ले लो कि यहाँ पे सरकार बोल रही है कि जिसको भी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी खरीदनी है खरीदो, बिकॉज पहले 5-6 साल जो है वो अच्छी चलती है, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, बट 7-8 साल बाद हम लोग ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि यार इतना ज्यादा प्रदूषण क्रिएट कर रही है कि हम वो चलाने नहीं देंगे। तो उन्होंने ऐसे रिस्ट्रिक्शन ही डाल दिया कि कोई भी अगर लेट्स से कि ये व्हीकल खरीद रहा है ना तो वो मैक्सिमम 7 साल के लिए यूज कर पाएगा, उसके बाद 7 साल बाद आपको एक एक पार्ट को जो है वो तोड़ना पड़ेगा और उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई, बट यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने गाड़ी खरीदने के 10 लाख दिए और यहाँ पे 10 लाख दिए तो डेफिनेटली वो तो आपकी व्हीकल की कॉस्ट में आना ही चाहिए। मुद्दा उठता है कि 7 साल बाद मैं ये तोड़ फोड़ के जो खर्चे कर रहा हूं क्या वो भी आज के टाइम पे कॉस्ट में आने चाहिए क्या? तो इसका जवाब है यस। उसके पीछे का रीजन ये हो गया कि सर ये जो व्हीकल है इसका बेनिफिट तो आपके हर साल के जो भी आपके CEO है या मैनेजर्स है वो ले रहे हैं। पहले साल वाला बंदा भी गाड़ी चला रहा है और 7वें साल वाला भी बंदा गाड़ी चला रहा है, तो भले ही खर्चा 7वें साल आने वाला है, भले ही डिसमेंटलिंग का, तोड़ फोड़ का, रिस्टोर करने का खर्चा 7वें साल आने वाला है सर, लेकिन इसका बेनिफिट तो जो है वो थ्रू आउट द ईयर लिया जा रहा था ना, तो कायदे अनुसार ये खर्चा भी आपका थ्रू आउट द ईयर ही स्प्रेड होना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि वो 7 साल बाद का जो भी खर्चा है वो आप आज ही एस्टिमेट करोगे और उसे क्या करोगे, इसकी कॉस्ट में ऐड करोगे और आप उसकी एक लाइबिलिटी जिसको हम बोलेंगे प्रोविजन AS29 के हिसाब से क्रिएट कर दोगे। तो बेसिकली इसको ऐसे समझना है कि लेट्स से कि आज मेरा यहाँ पे जो है वो व्हीकल का खर्चा लग रहा है 10 लाख का, ये मैंने आज की कॉस्ट बोली है, और मुझे लग रहा है कि भाई कुछ 7 साल बाद जो है वो इसका 70,000 का कॉस्ट आने वाला है। तो ये जो 70,000 की कॉस्ट है ये तो 7 साल बाद आने वाली है, मैं तो आज बैठा हूं तो पहले इसे मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। मुझे ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा, मैं इसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाके इसके 10 लाख की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। लेट्स से सपोज की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 50,000 की, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुद्दा यह है कि आप यहां पे असेट का जो अकाउंट है वो डेबिट करोगे 10,50,000 से, और क्योंकि आप 10 लाख तो पे कर रहे हो तो मैंने लिख दिया टू कैश 10 लाख, लेकिन क्योंकि 50,000 की तो पेमेंट आज नहीं हो रही, उसका तो सिर्फ क्या क्रिएट हो रहा है, आज प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, तो मेरी एंट्री बन जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू प्रोविजन अकाउंट, और उसके बाद यहां पे मेरा असेट आ जाएगा विच इज ऑफ 10.5 लाख, और यहाँ पे मेरा कैश जो है वो माइनस हो जाएगा 10 लाख से, और मेरी जो बैलेंस शीट है उसके यहाँ पे प्रोविजन दिखने लगेगा ऑफ 50,000। सर उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं, 10,50,000 जो है वो असेट की यूजफुल लाइफ 7 साल के हिसाब से क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। सर वो प्रोविजन का क्या होगा? प्रोविजन को हम लोग को मेक श्योर करना है कि यार ये 7 साल के अंदर अंदर जो है वो 70,000 का बन जाए। कोई अगर मुझसे पूछेगा ये 70,000 और 50,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो मैं बोलूंगा यार ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण जो है आपका फाइनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, वो है कि भाई 70,000 कल का भाव है, 50,000 आज का भाव है, ये बीच का जो हो गया वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया। तो ये आपको जो है वो एज ए फाइनेंस कॉस्ट हर साल थोड़ा थोड़ा दिखाना है। मतलब इस 50,000 पे हम लोग ने जो डिस्काउंट फैक्टर यूज किया था हर साल लगाएंगे और एक एंट्री मारेंगे फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, और यहाँ पे अल्टीमेटली मेरी जो है वो बातें सारी क्या हो जाएगी, इस प्रोविजन को लेकर खत्म हो जाएगी। तो ये जो है वो बाकायदा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि नाउ जैसे कि लाइबिलिटी अराइज होगी तो स्टेप वाइज हम लोग ने ये कैलकुलेशन की हुई है, बट मोटा मोटी बातें सारी यही हो गई, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ असेट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर यहाँ पे तो हम सब जगह पे पेमेंट कर रहे थे, वेरी इजी सर, कैश तो हम लोग को पता है ना कि 10 लाख तो 10 लाख ही होता है, 2 लाख तो 2 लाख ही होता है, लेकिन सर लेट्स से कि एक ऐसा सिनारियो इमेजिन करते हैं जहां पे मैं असेट को जो है वो किसी को पकड़ा कर उसके बदले में असेट ले रहा हूं। सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कॉस्ट कैसे मेजर करूंगा?
बिकॉज यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है ना कि सर एक्सचेंज ऑफ असेट हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो हम लोग कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल आप सपोज करते हैं कि मैं किसी को कार दे रहा हूं और बदले में मैं वेयर हाउस दे रहा हूं, तो सर आने वाला जो वेयर हाउस है वो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा, सर जाने वाली जो कार है वो किस अमाउंट पे डी रिकॉग्नाइज होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको सबसे पहले जब ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपको एक सवाल पूछना है कि क्या इस ट्रांजेक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है क्या। सर व्हाट इज कमर्शियल सब्सटेंस? वेल कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि ये जो व्हीकल है और जो वेयरहाउस है, इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है, इन दोनों के जो रिस्क है, इन दोनों के जो रिवॉर्ड्स है, क्या एक दूसरे से अलग है ना। जैसे सर कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन होगी जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरा वेयरहाउस है, एक जगह पे मैंने वेयरहाउस लिया हुआ है और उसी के बाजू में एक और वेयरहाउस है, और मैं क्या करता हूं, सेम टू सेम साइज का वेयरहाउस है, सेम लोकेशन पे है, सेम तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, और मैं बाजू वाले को बोलता हूं भाई अपने काम करते हैं ना, मेरा वाला वेयरहाउस तू ले ले, तेरा वाला वेयरहाउस मैं ले लेता हूं, और ये पूरे साल भर में मैं 10 बार करता हूं। सर आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे कोई करेगा क्या? अरे लोग करते हैं ताकि अपने बुक्स के अंदर जो है बार बार जो है वो प्रॉफिट शोकेस कर सके कि मेरा ये वाला वेयरहाउस मैंने बेचा है, प्रॉफिट दिखाने दे, और पीएनएल के परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। और इसीलिए एक्सचेंज ऑफ असेट में उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही बोला है कि भाई ये जो भी एक्सचेंज ऑफ असेट है, क्या उसके कारण आपका इस पूरे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है क्या, क्या टाइमिंग जो है वो चेंज हो रही है कैश फ्लोज की, रिस्क एंड रिवॉर्ड। जैसे अगर मैं व्हीकल बेचूं और बदले में वेयरहाउस आए तो व्हीकल का यूज अलग है, वेयरहाउस का यूज अलग है, तो इन सच केस यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस तो आया। अब अगर कमर्शियल सब्सटेंस लेट्स से कि आ गया, तो यहां पे एकदम सिंपल सा बोल दिया, जो आने वाला एसेट है वो इन 3 प्रायोरिटी के हिसाब से आपको रिकॉर्ड कर देना है। अब ये 3 प्रायोरिटी क्या हो गई, ये क्वेश्चन के इनपुट्स हो गए। इन्होंने बोल दिया यस ने कि देखो आप अगर लेट से कि जो असेट यहां से ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मैं आप लोगों को व्हीकल बेच रहा हूं और मैं आपका वेयरहाउस ले रहा हूं, तो पहला इन्होंने बोल दिया सर अगर आप व्हीकल की फेयर वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो मैं तो बोलता हूं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप यहां पे व्हीकल सामने वाले को दे रहे हो तो आपके लिए पेमेंट क्या हो गई, गाड़ी। कोई अगर आपको पूछेगा अरे क्या मस्त वेयरहाउस आपने लिया है, किससे लिया, मैंने बोला यार जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे लिया। तो सर ये जो वेयरहाउस है वो कितने में पड़ा, तो मैंने बोला यार एक गाड़ी मेरे को देनी पड़ी, तो मेरे लिए जो पेमेंट है, मेरे लिए जो कंसिडरेशन है वो तो मेरे लिए गाड़ी हो गई। तो अगर मैं एक गाड़ी की फेयर वैल्यू निकाल सकता हूं तो ये तो पहला इवेंट हो गया जो बहुत ही बेस्ट इवेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। सर मैं गाड़ी की वैल्यू नहीं निकाल सकता, लेट से मजबूरी आ गई नहीं निकाल सकता, तो इन्होंने बोला मायूस मत हो, जो आने वाला असेट है क्या उसकी आप फेयर वैल्यू निकाल सकते हो, यस, तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसिप्ट। मैं दोनों की सर फेयर वैल्यू नहीं असेट जो है वो निकाल सकता, ना ही असेट की ना ही गिवन अप की, जो रिसीव हो रहा है उसकी भी नहीं, जो दे रहा हूं वो भी नहीं। तो उन्होंने बोल दिया भाई मैंने जो व्हीकल जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड किए ना, आप उसी अमाउंट पे आने वाला वेयरहाउस रिकॉर्ड कर दो। एक सिंपल सी एंट्री आ जाएगी थर्ड केस में, तो जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, मेरी एंट्री बन जाएगी वेयर हाउस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, सेम टू सेम अमाउंट। तो ये आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप हो गया, जो लास्ट केस सिनारियो हो गया। बट लेट से कि पहला अगर हम लोग को क्वेश्चन तीनों ही दे देता है, हिंट वो बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप अवेलेबल है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसिप्ट अवेलेबल है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप अवेलेबल है, तो हमें सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसिप्ट को हाथ जोड़ना है कि सर ये लूंगा मैं। अगर लेट से कि वो अवेलेबल नहीं है तो सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप को हाथ जोड़ना है कि सर मैं ये लूंगा। अगर लेट से कि फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप अवेलेबल नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसिप्ट को लूंगा। सर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो कैरिंग अमाउंट तो आपके पास हमेशा होगी ना, ऐसा मत बोलो कि वो भी नहीं है, आप उसी पे रिकॉर्ड कर दो, राइट। अब यहां पे सिंपल सी बात है, इस एक्सचेंज के कारण जो भी गेन या लॉस है वो सारे के सारे गेन या लॉस कहां पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। एग्जांपल, मेरी व्हीकल 7 लाख की दिख रही है और मैं व्हीकल जब आपको दे रहा हूं तो बदले में वेयर हाउस आ रहा है, तो ये तो शॉर्ट है कि सर व्हीकल की एक क्रेडिट एंट्री आनी चाहिए टू व्हीकल अकाउंट 7 लाख रुपीज। अब मुद्दा उठता है कि वेयर हाउस अकाउंट जो आपके पास आ रहा है आपको डेबिट करके क्रिएट करना पड़ेगा, वो कितनी वैल्यू पे क्रिएट करे। लेट से मैंने यहां पे लिख दिया टू व्हीकल 7 लाख रुपीज, और आपका जो वेयर हाउस है वो मेरे को रिकॉर्ड करना है क्योंकि मेरे लिए अब वो मेरा असेट है। तो मेरे को यहाँ पे असेट गिवन अप दैट इज व्हीकल की जो है वो फेयर वैल्यू देके रखी हुई है 10 लाख रुपया, तो मेरा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा वेयर हाउस 10 लाख टू व्हीकल 7 लाख, और बाकी जो भी आपका डिफरेंस है गेन का वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 3 लाख रुपया। सर लेट्स से कि व्हीकल की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, आपको वेयर हाउस की फेयर वैल्यू देके रखी हुई है और वेयर हाउस की फेयर वैल्यू आपको दी हुई है 12 लाख, तो इन सच केस वेयर हाउस अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगा और जो भी गेन या लॉस है वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। और लेट्स से कि दोनों ही नहीं दिया हुआ है तो इन सच केस हम बोलेंगे कि वेयर हाउस जो है वो आपका एग्जैक्ट सेम टू सेम अमाउंट पे रिकॉर्ड हो जाएगा जिसपे मैं व्हीकल रिकॉर्ड कर रहा था 7 लाख और 7 लाख। अब सर इसके अंदर ट्विस्ट क्या आ सकता है, ट्विस्ट ये आ सकता है कि आपका इस क्वेश्चन के अंदर शायद ऐसा हो कि आप सामने वाले को जब असेट दे रहे हो तो साथ में कुछ कैश भी दे रहे हो, या सामने वाला बंदा जब आपको असेट दे रहा है तो साथ में कुछ कैश भी दे रहा है। सर एग्जांपल, मैंने आपको बोला तुम मेरे को वेयरहाउस दे रहे हो और मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, बोला सर आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है यार, मेरा वेयरहाउस बहुत अच्छा है, सिर्फ एक गाड़ी के बदले में मैं वेयरहाउस नहीं दूंगा। मैंने बोला एक काम कर, मैं तेरे को गाड़ी भी देता हूँ प्लस कैश भी देता हूँ, अब तो दे दे वेयरहाउस। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरी दो चीजें लगी हुई है,
कि एक तो मेरा गाड़ी भी जा रहा है और कैश भी जा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर जो कैश मैं पे कर रहा हूं उसका क्या होगा? या सिनारियो उल्टा भी हो सकता है ना सर, मैं जब आपको गाड़ी देता हूं तो बोलता हूं क्या बेकार वेयरहाउस है यार, आप कोई अच्छा वेयरहाउस देते? बोला सर यार आपकी गाड़ी अच्छी है, हमें वो चाहिए और हमारा वेयरहाउस आप ले लो, आप ऊपर का जितना भी लगता है कैश वो हम देने के लिए तैयार है। तो अब मेरे को एक व्हीकल के बदले में दो चीजें आ रही है, आपसे वेयरहाउस मिल रहा है प्लस आपसे कैश मिल रहा है। तो एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। हमने 3 एविडेंस लिए थे, या तो आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप को प्रायोरिटी दोगे, लेट्स से कि वो अवेलेबल नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, लेट्स से वो भी अवेलेबल नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। यहां पे ये बोलते हैं कि अगर आप सेकंड वाला हिंट यूज करते हो, जैसे मैं यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड को यूज करता हूं एज अ हिंट और वही फाइनल लेता हूं, तो उसमें ना ही कैश को मुझे एडजस्ट करना है, एज इट इज आप एंट्री रिकॉर्ड कर दो। एकदम सिंपल सा हिसाब है कि जिस भाव पे आपका वेयरहाउस का फेयर वैल्यू निकल कर आया है आप उसी पे दिखाओ, उसको क्यों चेंज कर रहे हो? तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड के केस में हम लोग को जो है वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन अगर मैं फर्स्ट या थर्ड हिंट यूज करता हूं, जैसे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप यूज कर रहा हूं या मेरे कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप यूज कर रहा हूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मैं कैश पे कर रहा हूं वो ऐड कर दूंगा, और लेट्स से कि सिनेरियो में मुझे कैश रिसीव हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अगर एक दो एग्जांपल जल्दी से डिस्कस करूं, बिकॉज क्योंकि रिवीजन वीडियो तो सारी बातें तो हम नहीं कर सकते इसमें, बट लेट्स से कि जल्दी से अगर हम डिस्कस करने जाए इसको एज एन एग्जांपल, इट्स वेरी सिंपल कि लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास व्हीकल थी 2 लाख की और यहाँ पे लेट्स से कि मुझे वेयरहाउस मिल रहा है। अब ये व्हीकल की फेयर वैल्यू मुझे देके रखी हुई है 7 लाख रुपया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा है कि मुझे कैश भी देना पड़ रहा है 2 लाख का, तो वहां पे मेरा एंट्री किस पे रिकॉर्ड होगा? क्योंकि मैं यहाँ पे व्हीकल की फेयर वैल्यू का एज ए हिंट यूज कर रहा हूं, तो ये पहला वाला हिंट हो गया, फेयर वैल्यू ऑफ एसजीयू दैट इज एसेट गिवन अप। तो मेरी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी वेयर हाउस जो कि मेरा इनकमिंग एसेट है 9 लाख रुपीज, टू व्हीकल जो कि अपनी कैरिंग अमाउंट पे ही रिकॉग्नाइज होगा 2 लाख, टू कैश जो मैं सामने वाले को पे कर रहा हूँ 2 लाख, और बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो मेरा कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, विच इज इन दिस केस इट इज 5 lakhs। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो भी वेयर हाउस मेरा आ रहा है फेयर वैल्यू ऑफ द व्हीकल प्लस जो कैश पेड है। सर अगर उल्टा हुआ होता तो आपको कैश रिसीव हुआ होता तो इन सच केस में फेयर वैल्यू से माइनस कर देता। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये जो कैश है वो मैं दे नहीं रहा हूँ, उल्टा मेरे को मिल रहा है 2 लाख का, तो इस केस में मेरी एंट्री क्या होती? मैं यहाँ पे अपने बुक्स में वेयर हाउस दिखाता। सर वेयर हाउस कितने पे दिखता? देखो मैं तो व्हीकल सामने वाले को दे रहा हूँ 7 लाख का, उसमें से 2 लाख का तो मेरे को कैश मिल रहा है, तो वो मैं अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, मेरा 5 लाख का वेयर हाउस रिकॉर्ड हो जाएगा। टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा व्हीकल, मेरी व्हीकल जो जा रही है वो 2 लाख की जा रही है अपने बुक्स में जो है, और बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, विच इज 5 lakhs। एज सिंपल एज दैट। कि अगर कुछ लेट्स से कि आ रहा है पैसा तो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप से माइनस कर दो, और कुछ जा रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप से ऐड कर दो। लेकिन ये ऐड और लेस जब होगा तो वो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड एविडेंस से होगा। अगर आप लेट्स से कि यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड को ले रहे हो तो प्लस माइनस बिल्कुल मत करना, बिकॉज वो सबसे प्योर वैल्यू है यार, उसको मत छेड़ो। क्योंकि आपका एसेट जिस भाव पे सच्ची में दिखना चाहिए वो उसी में दिख रहा है, तो फिर क्यों कैश एडजस्ट कर रहे हो? कैश को आप सेपरेटली रिकॉर्ड कर दो कि कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो, और सिंपल सा प्रॉफिट या लॉस आपका आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये पूरी बात थी एक्सचेंज को लेके। सर अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने बताया ही नहीं। अरे कमर्शियल सब्सटेंस दोस्तों अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इट्स वेरी सिंपल, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप पे हम लोग सारी बातें रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हियर वी डू नॉट वांट एनी प्रॉफिट और लॉस इन द होल एंट्री। तो यहाँ पे जब भी हम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप या एसेट रिसीव ले रहे हैं तो कभी भी मेरा जो है वो एज इन प्रॉफिट या लॉस आएगा ही नहीं एंट्री में। ये वाली बात को आप नोट करके ध्यान में रखना, राइट। अब उसके बाद लेट्स से कि आगे की बात क्या आ जाती है, इट्स वेरी 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 इजी। आगे की बात आती है सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पे। सर हम लोग ने सीख लिया कि इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करना है। सर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग क्या हो गया? अरे हर 31 मार्च को मुझे कैसे रिकॉर्ड करना है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो एएस है ये 2 मॉडल देता है, या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो या आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। सर ये कॉस्ट मॉडल क्या हो गया? जो हम लोग अब तक करते आए हैं। इसने बोल दिया सिंपल कि भाई तूने लेट्स से कि 10 लाख का कोई एसेट रिकॉर्ड किया ना, हाँ उसको तू रेगुलरली जो डेप्रिशिएट करता आ रहा है वो करते रहे, राइट। अब तू वहां पे डेप्रिशिएशन के लिए जो है वो पीएफडी वाली अप्रोच भी फॉलो कर सकता है, या हर साल क्या कर सकता है तू अपने कॉस्ट से डेप्रिशिएशन को माइनस भी कर सकता है, ये तेरे पे है। तो ये कॉस्ट मॉडल हो गया। सर दूसरा मॉडल कौन सा हो गया? रीवैल्यूएशन मॉडल। अब रीवैल्यूएशन मॉडल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, हर 2-3 साल में आप अपने एसेट को रीवैल्यू करके देख सकते हो कि यार जिस भाव पे मैं एसेट दिखा रहा हूं क्या मार्केट में मुझे उतना भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर यहां पे मैं अगर लेट्स से कि जब कॉस्ट मॉडल फॉलो करने की बात कर रहा हूं, क्या मेरे को सारे एसेट्स के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो करना पड़ेगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं।
आप यहाँ पे क्लास टू क्लास जो है वो ये मॉडल अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे मेरी अगर दो बिल्डिंग है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि एक बिल्डिंग के लिए मैंने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया और दूसरे के लिए रिवैल्यूएशन, क्योंकि दोनों का क्लास सेम है, दोनों का यूसेज सेम है, दोनों आसपास जगह पे सेम टू सेम बात है, तो या तो दोनों के लिए आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या दोनों के लिए रिवैल्यूएशन। लेकिन सर उसी के बाजू में अगर कोई मशीन पड़ी हुई है तो उसके लिए आप अलग से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मशीन और बिल्डिंग का जो क्लास है, जो नेचर है, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो लेट्स से कि आप या तो सेम क्लास ऑफ एसेट के बेसिस पे उन सारे क्लास पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हो, या उन सारे क्लास ऑफ एसेट पे आप क्या अप्लाई कर रहे हो, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हो, राइट। सर कितनी बार रिवैल्यू करना है, वो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके एसेट की वैल्यू कितनी बार फ्लक्चुएट होती है। अगर वो बार 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 लगातार फ्लक्चुएट होती है तो आपको उसे एनुअली रिवैल्यू करना चाहिए, हर साल रिवैल्यू करना चाहिए। लेकिन सर नहीं, बहुत ही कंसिस्टेंट रहती है, तो इन सच केस हर 3 से 5 साल में आप एक बार रिवैल्यू कर सकते हो। चलो सर, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग का आगे क्या चल जाता है, आगे ये चल जाता है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ने अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया रहेगा तो वहां पे हम लोग का रिवैल्यूएशन गेन भी हो सकता है और रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। सर ये रिवैल्यूएशन गेन या लॉस कहां पे जाएगा, वेरी स्मार्ट। AS10 क्या बोलता है, भाई हम लोग तो प्रूडेंस वाले आदमी हैं, और प्रूडेंस वाले आदमी होने के नाते हम कल का जो भी आपका गेन है, क्योंकि देखो अगर एंटिटी किसी एसेट को रीवैल्यू कर रही है तो दे आर नॉट इंटेंडिंग टू सेल इट टू समवन, दे आर जस्ट शोइंग द रियल वैल्यू। बट लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को मैंने 10 लाख पे खरीदा था, आज उसकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख की है मेरे लिए। लेट्स से कि आज मैं जब रीवैल्यू करवाता हूं तो बिल्डिंग की जो है वो फेयर वैल्यू निकल कर आती है 50 लाख। लेकिन कोई मेरे को पूछेगा सर आप बिल्डिंग बेचने वाले हो क्या, तो मैं बोलता हूं नहीं यार, मैं बिल्डिंग बेचने वाला तो नहीं हूं, बस वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हूं, इसलिए 50 लाख पे दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे AS10 ने आपको मौका तो दिया है कि यार आप 10 लाख पे प्लस 40 करके 50 पे दिखा सकते हो, लेकिन AS10 बोलता है भाई ये 40 लाख का गेन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस में आप मत लेके जाने देना, फॉर ए वेरी वेरी सिंपल रीजन कि यार ये गेन आपका एक नोशनल गेन है, आप शायद एसेट को बेचो भी नहीं, आज आपका जो है वो 40 लाख का गेन आ रहा है, कल 30 लाख हो जाए, परसों 20 लाख हो जाए, यू नेवर नो। और इसी के होने के नाते आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कोई भी रीवैल्यूएशन गेन जो है वो आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मत लेके जाओ, उसे आप बैलेंस शीट के ही एक अलग सरप्लस अकाउंट में क्रिएट कर दो जिसका नाम होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। तो सर हम लोग पहली बार जब रिवैल्यू करते हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरा रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है तो वो कहां पे जाएगा, इट शैल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। मतलब लेट्स से कि बैलेंस शीट में मैंने एसेट की कॉस्ट में भी ऐड कर दिया अमाउंट और बाजू में ही रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करके अमाउंट लिख दी और मेरी एंट्री बन जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। सर लेट्स से कि अगर लॉस आ रहा है तो वहां पे वो प्रूडेंट होने के नाते बोलता है कि भाई ये लॉस तो आपका जेन्युइन लॉस है ना, आपने 10 लाख का खर्चा किया लेकिन वो 10 लाख का भाव तो आपको मिल ही नहीं रहा, इसलिए कोई भी अगर आपका लॉस आ रहा है तो दैट लॉस शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। इट्स वेरी सिंपल, ये पहली बार हो गई। अब वापस से लेट्स से कि अगर मैं इन फ्यूचर कुछ रिवैल्यूएशन करने जाता हूं तो वो बहुत मायने रखेगा कि आपने पहले क्या किया हुआ है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैं वापस से रिवैल्यू करने जाता हूं और मेरा वापस से गेन आता है, तो मुझे पूछना है कि पहले क्या आया था। पहले अगर गेन आया था, अभी भी गेन आ रहा है, पहले भी आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके गए थे, अब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाओ। लेकिन लेट्स से कि पहले गेन नहीं आया था, पहले लॉस आया था और अब आपको जो है वो गेन हो चुका है। पहले लॉस आया था तो सर पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए थे, तो यहाँ पे AS10 बोलता है कि यार हमने आपके साथ बुरा किया, आपकी परफॉर्मेंस को खराब किया, आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस आया वो उसके कारण कम आया, तो हम आपको वापस मौका देते हैं। आज आप क्या कर सकते हो, जितना भी लॉस आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर गए थे, अगर उस हद तक का गेन हुआ है तो वो पूरा का पूरा गेन आप पीएनएल में लेके जाओ, अगर थोड़ा कम हुआ तो उतना लेके जाओ, बट जितना अमाउंट आपने पीएनएल में पहले डेबिट किया था, जितना अमाउंट आप एज ए लॉस दिखाए थे, सेम अमाउंट आप एज एन इनकम आज दिखा सकते हो। लेकिन उसके ऊपर अगर आपको कुछ और गेन हो रहा है देन दैट गेन शुड बी डेबिटेड टू योर दैट शुड बी क्रेडिटेड टू योर रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। लेट्स से कि सब्सिक्वेंटली अगर हम लोग को लॉस होता है और पहले मुझे गेन हुआ था, अब लॉस हो रहा है, पहले गेन हुआ था, सर पहले गेन हुआ था तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके गया रहूंगा, और अभी लॉस हो रहा है तो जितना अमाउंट हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में बचा है उसको पहले कम कर दो, और उसके बाद भी कोई लॉस एलोकेट होना बच जाता है तो वो लॉस आपका कहां पे चला जाएगा, वो लॉस आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फर्स्ट डेबिट योर रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो भी प्रीवियस गेन है उसे आप रिवर्स करो, और उसके बाद बैलेंस अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट्स से कि सर पहले लॉस हुआ था, अभी भी लॉस हुआ है, पहले भी आप पीएनएल में डेबिट किए थे, अब भी आप पीएनएल में डेबिट करोगे, वेरी सिंपल। तो ये आपकी सारी बातें हो गई। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करें, 10 लाख का मेरा प्लांट है, 1 लाख का लेट्स से कि मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, पूरा साल भर खत्म होने आया इसलिए, तो 9 लाख का मेरा वैल्यू बटा। अब लेट्स से कि यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू आता है 9,90,000, पहली बार मेरा गेन हुआ है, मैंने ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिया, मेरा एंट्री बन गया प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेट्स से कि पहली बार मेरा फेयर वैल्यू निकल कर आ रहा है 7,20,000, तो ये मेरा लॉस हुआ है, मैंने इसको कहां पे डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया।
अब उसके बाद लेट्स से कि मैं फिर से 1 साल और पास ऑन करता हूं, ये दोनों ही सिचुएशन में मैं डेप्रिशिएट करता हूं। पहले हम लोग गेन वाली सिचुएशन को चेक करते हैं जहां पे हम लोग को रिवैल्यूएशन गेन हुआ था। लेट्स से कि यहाँ पे मेरे को पहले रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, तो मेरे सरप्लस में कितना अमाउंट है, 90,000 का। अब ईयर 2 के एंड पे मैंने डेप्रिशिएट जब किया, तो ये बात ध्यान में रखना कि जो आपकी लेटेस्ट अमाउंट आ रही है ना, वो अब से डेप्रिशिएट होगी। 9,90,000 से हम लोग को क्या करना है, 1,10,000 को डेप्रिशिएट करना है, अज्यूमिंग दैट कि 9 साल की लाइफ है। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाई 9, 1,10,000। अब आपका यहाँ पे ईयर 2 के एंड पे वैल्यू है 8,80,000। ये 8,80,000 में से लेट्स से कि अभी दो सिनारियोज आते हैं। आज मेरी लेटेस्ट कैरिंग अमाउंट कितनी है, 8,80,000। मेरा फेयर वैल्यू एक केस में निकल कर आता है 9 लाख का, और दूसरे केस में निकल कर आता है 7 लाख का। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो 20,000 का गेन हो रहा है। पहले भी मुझे गेन हुआ था, इस सिचुएशन में अभी भी गेन हो रहा है, पहले भी सरप्लस में गया था, अभी भी सरप्लस में जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ सिचुएशन नंबर 2, हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 लाख का 80 का हम लोग का कैरिंग अमाउंट है और 7 लाख का फेयर वैल्यू आ रहा है, मुझे लॉस हो रहा है 1,80,000 का। तो मुझे 90,000 की जो अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालनी चाहिए, और उसके ऊपर क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा कितना था लास्ट ईयर, 90,000, तो उतनी अमाउंट मेरे सरप्लस से एडजस्ट होनी चाहिए, और उसके ऊपर की जो अमाउंट है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जानी चाहिए। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली सिचुएशन को कंटिन्यू करूँ जहाँ पे मेरा लॉस हुआ था और मेरी जो वैल्यू है वो 7,20,000 हो गई थी, क्योंकि 9 लाख का मेरा असेट था, 7,20,000 की वैल्यू हुई थी, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो अमाउंट है वो कितना हो गया लॉस का, 1,80,000। अब लेट्स से कि मेरी वैल्यू जो 7,20,000 होती है, अगेन मैं डिवाइड बाय 9 करता हूं, मेरे साल भर का डेप्रिसिएशन आता है 80,000। मेरा ईयर 2 के एंड पे वैल्यू कितना आ रहा है, 640। अब 640 की वैल्यू मेरी लेटेस्ट कैरिंग अमाउंट है। अज्यूमिंग इन सिचुएशन में लेट्स से कि मेरा फेयर वैल्यू या तो 6 लाख आता है या 9,40,000 आता है। तो जब लेट्स से कि 6,40,000 को मैं 6 लाख से कंपेयर करूंगा तो 40 का लॉस हो रहा है। पहले भी लॉस हुआ था, अभी भी लॉस हुआ है, पहले भी पीएनएल में गया था, अभी भी पीएनएल में जाएगा। लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे सिचुएशन में गेन हो जाता है, तो इन सच केस जितना अमाउंट पहले पीएनएल में गया था, अगर हम देखें तो पहले हम लोग की जो पीएनएल में अमाउंट गई थी वो 1,80,000 गई थी। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो लेट्स से कि गेन हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो हो रहा है 3 लाख का। तो जितना अमाउंट मेरा लास्ट टाइम पीएनएल में गया था इट वाज 1,80,000, तो वो 1,80,000 में पीएनएल में डालता हूं, और ऊपर का जो भी अमाउंट है वो कहां पे चला जाता है, आपका रिवैल्यूएशन गेन में, राइट। तो ये एक बात हो गई जो हम लोग को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे AS10 बोलता है कि हम लोग आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस की भी ट्रीटमेंट बताते हैं, कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में आप 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 आप क्या चूज कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास पड़ा हुआ है ना, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारा 7 लाख का असेट था, और 7 लाख का असेट जो है वो यूजफुल लाइफ अभी आज से बची हुई थी 7 साल की, ठीक है। हर साल हम लोग क्या करते आ रहे थे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख डेप्रिशिएट करते आ रहे थे, बिकॉज 10 लाख का असेट खरीदा था और अल्टीमेटली 3 साल का मैंने डेप्रिशिएशन मार लिया रहेगा। तो यहाँ पे 7 लाख की वैल्यू बची है और 7 साल की लाइफ बची हुई है। इस वक्त मैं रिवैल्यू करता हूँ और मेरा जो अमाउंट आता है रिवैल्यूएशन का वो 10 लाख का आता है, तो 3 लाख का मुझे गेन हो गया। मैंने यहाँ पे वो 3 लाख का गेन जो है वो कहाँ दिखा दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं 10 लाख की अमाउंट को डेप्रिशिएट करूंगा। अब देखो 10 लाख की अमाउंट को आप जब डेप्रिशिएट करते हो ना, तो आपकी अमाउंट जो डेप्रिशिएशन की है वो ऑब्वियसली अभी तक जो आप डेप्रिशिएट करते आ रहे थे ना उससे ज्यादा आएगी, 1 लाख से तो ज्यादा ही आएगी। तो वहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई सिंपल सी अमाउंट है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो 3 लाख का है, या तो ऑप्शन नंबर 1 आप ये रख सकते हो कि इसको आप टच भी मत करो जब तक आपका एसेट डिस्पोज नहीं होता, और जैसे आपका एसेट डिस्पोज होगा इसको आप कहां पे शिफ्ट कर दो, ऊपर के ही एक कॉलम में जिसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन हो गया ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग एट एंड व्हेन द एसेट इज डिस्पोज और रिटायर्ड। दूसरा ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि देखो आपका लास्ट ईयर जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन आ रहा था अब तो वो नहीं आएगा, अब तो ज्यादा आएगा। यस सर, क्योंकि 3 लाख की वैल्यू बढ़ गई है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 7, इतना अमाउंट मेरा एक्स्ट्रा हो चुका है डेप्रिसिएशन का। सर ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट मेरा पीएनएल में जा रहा है, ये कैसा अन्याय हुआ कि मेरा जो सरप्लस आया था वो आप पीएनएल में लेके नहीं जाने दिए, लेकिन उसके हद तक का जो डेप्रिसिएशन है वो बराबर आप पीएनएल में लेके जाने दे रहे हो। और पीएनएल आपको पता है कि बॉस कहां पे जाती है, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाती है। एट द एंड मेरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बचता है उसको मैं रिटेन्ड प्रॉफिट का नाम देता हूं, और वो आपका कहां पे जाता है, सीधा रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, सॉरी सीधा रिटेन अर्निंग्स में जाता है। तो इन सच केस यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि रिटेन अर्निंग्स को फिर से बैलेंस आउट करने के लिए एक ऑप्शन हम क्या दे रहे हैं कि आप प्रपोर्शनेट अमाउंट जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफर कर सकते हो रिटेन अर्निंग्स में। सर वो प्रपोर्शनेट अमाउंट क्या होगी, इट इज 3 लाख डिवाइडेड बाई 7। तो जो भी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है जिसके कारण आपका पीएनएल खराब हो रहा है और पीएनएल के कारण आपका रिटेन अर्निंग्स खराब हो रहा है, हम वापस से रिटेन अर्निंग्स को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट कहां पे डाल देंगे, रिटेन अर्निंग्स में। तो यहाँ पे मेरी हर साल एक एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स, राइट। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया
अब मुद्दा उठता है कि सर ये जो रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है वो हम लोग को कैसे रिकॉर्ड करना है जब मैं पीएफडी अकाउंट मेंटेन करता हूं। अब इसमें फर्क क्या पड़ जाता है कि अब तक हम लोग जितने भी सम कर रहे थे ना, इसमें ये अज्यूम कर रहे थे कि आप हर साल डेप्रीशिएशन जो है वो असेट से माइनस करते आ रहे हो। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप असेट की तो कॉस्ट पे ही रख रहे हो बट डेप्रीशिएशन अलग से पीएफडी में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इधर आपको दो अप्रोच दिए, जिसमें से एक है एलिमिनेशन ऑफ पीएफडी और दूसरा है रीस्टेटमेंट ऑफ पीएफडी। नाउ एलिमिनेशन ऑफ पीएफडी में ये क्या बोलते हैं भाई, सिंपल सी बात है, आप ये पीएफडी को पहले व्हीकल के अगेंस्ट एलिमिनेट कर दो, व्हीकल को जो है वो 20,000 से कम कर दो, आपकी अमाउंट कितनी आएगी 80,000। अब आप सीधा सिंपल सी बात है कि 80,000 का जो भी अमाउंट आ रहा है, जो भी सरप्लस है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरा यहाँ पे जो है वो 80,000 का अमाउंट नेट अमाउंट है, जिसको अगर मैं कंपेयर करूंगा 160 से, तो मेरा 80,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। तो दो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, एक एलिमिनेशन ऑफ पीएफडी की और दूसरा रिवैल्यूएशन सरप्लस की, कि व्हीकल अकाउंट को फिर बढ़ा दो। सर अभी फिर यहाँ पे इस केस में मेरा व्हीकल कितने का दिखेगा, आपका व्हीकल 1,60,000 का दिखेगा, पीएफडी जीरो हो जाएगा। दूसरा ये लोग अप्रोच बोल रहे हैं जिसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ पीएफडी, जहां पे ये क्या बोलते हैं, व्हीकल को भी थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दो और पीएफडी को भी बढ़ा दो, ऐसा बढ़ाओ कि इन दोनों का जो गेन है वो निकल कर कितना आए, 80,000 का आए। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा है कि मुझे एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, परसेंटेज ऑफ गेन। जैसे 80,000 का असेट था मेरा नेट, आज वो 160 का हो गया है, तो मेरा जो गेन है वो 80,000 का आ रहा है। इसको अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करूं तो देयर इज अ 100% गेन। तो ये बोलते हैं 100% से आप मशीन जो व्हीकल है उसकी कॉस्ट भी बढ़ा दो और पीएफडी अकाउंट भी बढ़ा दो। तो मेरा यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, व्हीकल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू पीएफडी अकाउंट डेबिट 20,000 और टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 80,000। ये इसलिए करते हैं कि आदमी जो है वो अपना पीएफडी अकाउंट अगर लेट्स से कि पहले से मेंटेन कर रहा है तो इट डज नॉट वांट टू एलिमिनेट। तो इन सच केस उन्होंने बोल दिया कि दोनों को आप एक सेम परसेंटेज लगाओगे तो इनका जो नेट अमाउंट का गेन है वो सेम निकल कर आएगा, क्योंकि आपने जो परसेंटेज निकाली है ना वो उस नेट अमाउंट पे ही निकाली है। मैंने यहाँ पे गेन का जो परसेंटेज है वो किस पे निकाला था, 80,000 पे। तो इन सच केस यू कैन डू दिस, राइट। तो ये दो अप्रोच है, ऑप्शनल है, एंटिटी अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है। सर अगर एग्जाम में लेट्स से कि हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है, देखो एग्जाम में अगर मुश्किल रास्ता होगा ना तो आपको क्वेश्चन बताएगा, तो अगर वो रीस्टेटमेंट का मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको क्वेश्चन बताएगा। ऊपर भी मैं ये वाली बात बोल रहा हूं कि जो आपकी ये ट्रांसफर है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स की बात, कि एग्जाम जो है वो इन दोनों में से लेट्स से कि कौन सी बात को क्लैरिफाई करेगा, इस वाली बात को क्लैरिफाई करना है। अदरवाइज इसको तो हम लोग को प्रिज्यूम करके चलना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम मानेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 है, और क्वेश्चन में अगर लेट्स से कि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 तो हम मानेंगे कि हाँ ऑप्शन नंबर 2 है। सेम यहाँ पे हो जाता है, अगर कुछ नहीं बोला है तो एलिमिनेशन कर देंगे और कुछ बोला है तो रीस्टेटमेंट कर देंगे। जैसा क्वेश्चन मांगे हम वैसा देकर आ जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिशिएट करना कब हमें चालू कर देना चाहिए। देखो असेट दो चीज हो सकती है, एक असेट इज अवेलेबल फॉर यूज, एक असेट इज स्टार्टिंग गेटिंग यूज्ड। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास एक असेट था जो दिसंबर तक तैयार हो गया, लेकिन मैं उसे मार्च तक जो है वो ऑपरेट नहीं करता, मार्च तक यूज नहीं करता। अब मुद्दा उठता है कि सर डेप्रिसिएशन हम लोग दिसंबर से स्टार्ट करें या मार्च से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे AS10 बोलता है यार ऐसे तो आप फिर कभी डेप्रिशिएट करोगे ही नहीं। हम लोग यहाँ पे यूसेज के हिसाब से डेप्रिशिएट थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो दो बात है ना, यूसेज की भी बात है प्लस वियर एंड टेयर की भी बात है। और इसीलिए असेट का डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होगा, व्हेन असेट इज रेडी टू यूज, अवेलेबल फॉर यूज, एक्चुअल यूज डज नॉट मैटर। तो मैनेजमेंट ने जैसे सोचा था कि यार असेट इस कंडीशन में आएगा तो ये यूजेबल बन जाएगा, बात खत्म, आप तब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दो। एक्चुअल में आप 2 साल बाद भी यूज करते हो फर्क नहीं पड़ता, असेट का डेप्रिसिएशन होना निश्चित है। सर कब रुकेगा, सेसेशन का मतलब हो गया कब रुकेगा, जब असेट की रेसिडुअल वैल्यू जो है उसकी कैरिंग अमाउंट के या तो इक्वल आ गई या ज्यादा हो गई। इसका मतलब मेरा 10 लाख का असेट है और मुझे लगता है यार इस असेट को बेच के ही मेरे को 12 लाख बाद में मिल जाएंगे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यार आप जब कैलकुलेशन करोगे तो कैरिंग अमाउंट माइनस रेसिडुअल वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है। तो इन सच केस आप यहाँ पे जो है वो डेप्रिसिएशन स्टॉप कर सकते हो, या असेट को आप एक्टिव यूज से रिटायर कर चुके हो और आप बेचने के लिए रख दिए हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा है कि भाई वी स्टॉप यूजिंग एंड नाउ वी वांट टू सेल। तो इन सच केस सर अगर लेट्स से कि एसेट को बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है, थोड़ी सी जो है वो लेट्स से कि तकनीकी खराबी आ गई है, कंपनी के माल बिक नहीं रहे, तो एसेट को हम लोग ने खाली छोड़ा हुआ है 2 साल के लिए, क्या खाली छोड़ा हुआ है उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन रोक सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। डेप्रिसिएशन डू नॉट सीज व्हेन एसेट बिकम आइडल और इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज अनलेस एसेट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड। अगर वो जीरो हो चुका है तो अदर बात है, राइट। अब यहाँ पे आ गया लैंड और बिल्डिंग, दोनों के नेचर अलग अलग है। सर लैंड सालों साल चलेगा, अनलिमिटेड लाइफ है, सर बिल्डिंग लिमिटेड लाइफ है, 40-50 साल चलेगा। अब ये दोनों को मैंने खरीदा साथ में है, सर इनको कैसे डेप्रिशिएट करूं? देखो लैंड और बिल्डिंग के आप बिंदास कॉस्ट को जो है वो सेपरेट कर सकते हो, तो दोनों का जो डेप्रिशिएशन है वो सेपरेटली होना चाहिए। रिकॉर्डिंग भले आप एक साथ करो लैंड एंड बिल्डिंग,
1 करोड़ की, लेकिन लैंड की जो अमाउंट है उसको आप डेप्रिशिएट मत करो और बिल्डिंग की जो अमाउंट है उसे आप क्या करोगे, लिमिटेड लाइफ के अनुसार डेप्रिशिएट करोगे। अब यहाँ पे लेट्स से कि सर मैंने डेप्रिशिएशन का जो मेथड है ना वो पहले एसएलएम ऑप्ट किया था। अब हमें लग रहा है कि नहीं यार ये जो मशीन है वो तो पहले वाले साल में ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही है और धीरे धीरे कम हो जाएगी, हम लोग का मन कर रहा है कि सर WDV ऑप्ट करेंगे। या मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एसएलएम के टाइम पे मैंने यूजफुल लाइफ ली थी 10 साल और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार यूजफुल लाइफ तो इसकी 12 साल होनी चाहिए। या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जब एस्टिमेट किया था तब मेरी रेसिडुअल वैल्यू थी 2 लाख रुपया, अब मुझे लग रही है कि सर इसकी रेसिडुअल वैल्यू तो 2 लाख नहीं आएगी, बहुत ही कम आएगी। अब इन तीनों में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे AS5 बोलता है कि ये तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, आप तो यहाँ पे अंदाजे लगा रहे हो ना। मेथड के टाइम पे आपने अंदाजा लगाया कि आप किस तरीके से उसे यूज करने वाले हो, यूजफुल लाइफ में आपने अंदाजा लगाया कि यार कितना साल चलेगा, और रेसिडुअल वैल्यू में भी आपने अंदाजा लगाया कि वो कितना आपको देगा। तो यार अंदाजों में तो गड़बड़ी हो सकती है और इसीलिए यहाँ पे हम लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। अगर आज आके अपने कुछ अंदाजे आप चेंज करते हो तो AS5 हर जगह पे यही बोलता है कि इफ यू चेंज एनी एस्टिमेट तो इन सच केस सच चेंज इज अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज एंड शुड बी ट्रीटेड प्रोस्पेक्टिवली। मतलब लेट्स से कि आपने 10 लाख का असेट खरीदा था, तब उसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल और आपने 2 साल के लिए डेप्रिशिएट किया तो 2 लाख माइनस कर दिया रहेगा, आज कितना बचा है 8 लाख। अब आप बोलते हो कि सर रिमेनिंग लाइफ जो 8 साल है ना वो गलत बात है, सिर्फ 4 साल ही बचे, तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, अब से मेक श्योर करो कि जो बची हुई 8 लाख की अमाउंट है उसको डिवाइड बाय 4 करके हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख डेप्रिशिएट कर दो, बट पिछला वाला जो डेप्रिशिएशन है वो मत छेड़ो। दैट इज योर दिस वन। एंड फिर यहाँ पे बात आ जाती है कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग की। नाउ व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग? इट्स वेरी सिंपल कि लेट्स से कि यहाँ पे कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जब मैं कोई एक असेट परचेज करता हूं तो उस असेट में एक ऐसा मेजर कंपोनेंट हो सकता है जिसकी यूजफुल लाइफ उस असेट से अलग हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लेन परचेज की तो उसमें एयरक्राफ्ट की जो यूजफुल लाइफ है वो 20 साल की आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो टर्बाइन लगा हुआ है उसकी जो यूजफुल लाइफ आ रही है वो 10 साल की आ रही है। तो इन सच केस सर क्या करना चाहिए, हम लोग को कैसे डेप्रिशिएट करना चाहिए? तो वहां पे उन्होंने बोल दिया एयरक्राफ्ट की वैल्यू अलग लेके आपको एयरक्राफ्ट को अलग से डेप्रिशिएट करना चाहिए और टर्बाइन की भी वैल्यू लेके उसको अलग से डेप्रिशिएट करना चाहिए। सम टाइम व्हाइल परचेजिंग अ सेट देयर इज मेजर कंपोनेंट हुज यूजफुल लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ सेट। एयरक्राफ्ट को आप अलग से करोगे, टर्बाइन को आप अलग से करोगे। रिकॉर्डिंग शुड बी डन विद द सिंगल नेम एयरक्राफ्ट, बट डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो है वो सेपरेटली होना चाहिए। अब एक आपकी सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसको मैं बोलूंगा ये तो क्वेश्चन बेस्ड सिचुएशन है। क्वेश्चन बेस्ड सिचुएशन है मतलब क्या सर? क्वेश्चन कभी कभार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो आपकी मॉड्यूल में उन्होंने करके भी रखी है बकायदा, उसमें कैसे हम लोग को जो है वो लेट्स से कि स्टेप वाइज सॉल्व करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसको मैं बोलूंगा सिचुएशन बेस्ड ऑन क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कभी कभार क्या बोल सकता है, वो बोल सकता है कि कभी हम लोग ने एयरक्राफ्ट और टर्बाइन को सेपरेटली किया ही नहीं सर, हमने जो है वो एयरक्राफ्ट को 1000 लाख का खरीदा था और उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल मानी थी, कभी दोनों की वैल्यू सेपरेटली ट्रीट नहीं की थी। और ईयर 6 के एंड पे आज हम पहुंच चुके हैं जहां पे उस पूरे एयरक्राफ्ट की जो वैल्यू दिख रही है इंक्लूडिंग टर्बाइन वो 600 की दिख रही है सर। और आज इस दौर पे मुझे जो है ये पूरे टर्बाइन को रिप्लेस करना पड़ रहा है सर। आपने सही बोला था टर्बाइन की लाइफ कम है तो आप पहले से डेप्रिशिएट उसको ज्यादा करो, बट मैंने नहीं किया सर। और आज क्या हो रहा है कि मैंने ये 600 के अमाउंट में कितनी टर्बाइन की अमाउंट छुपी हुई है और कितनी एयरक्राफ्ट की छुपी हुई है मुझे पता ही नहीं है। अब यहां पे मुझे टर्बाइन नया खरीदना पड़ रहा है और उसका 100 लाख रुपए का खर्चा लगा हुआ है। तो AS10 की सर गाइडेंस इस मामले में क्या कहती है, तो आपको उसे ऐसे सजेस्ट करना है कि देखो 1000 में से 600 का, सॉरी 600 तो हमने डेप्रिशिएट किया था, 1000 में से 400 की जो अमाउंट है उसमें से कितने टर्बाइन की है कितने एयरप्लेन की आपको नहीं पता। तो आपको यहाँ पे जो है लेट्स से कि जब आप कोई ओल्ड कंपोनेंट जो है उसको न्यू कंपोनेंट से रिप्लेस करते हो तो गाइडेंस इज कि कॉस्ट जो भी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेट के दिखा रहे हो जिसको मैं बोलूंगा कैरिंग अमाउंट, उसमें न्यू कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो ऐड करो और ओल्ड कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो माइनस करो। सर न्यू कंपोनेंट की तो कॉस्ट पड़ी है ना अपने पास, हाँ 100 लाख ऐड कर दो, लेकिन सर ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट वही बात है ना सर, कैसे लाएंगे? कोई बात नहीं, आप ला सकते हो ना। आज आपका अगर टर्बाइन का 100 लाख रुपए लग रहा है तो सोचो अगर आपको यहाँ पे एक डिस्काउंट रेट दे दे जिसको मैं इन्फ्लेशन मानूं, और वो डिस्काउंट रेट यूज करके क्या मैं उस वक्त कितना खर्चा लगा होगा ये एस्टिमेट नहीं कर सकता? सर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग को बोल दिया कि 6% डिस्काउंट रेट है, तो मैंने यहाँ पे 100 को 6% डिस्काउंट पे किया और 6 साल के लिए डिस्काउंटिंग जब किया तो 70.49 आ रहा है। मानो कि उस वक्त की यही वैल्यू थी। ऐसा मान लो कि जब हम लोग ने 1000 लाख का एसेट परचेज किया था तो उसमें 70.49 की जो वैल्यू है वो बिगनिंग की वैल्यू है और उसे आप सेपरेटली लेट्स से कि डेप्रिशिएट कर रहे थे साथ साथ। और फिर देखो कि इसके अंदर कितनी वैल्यू छुपी हुई है आज के टाइम पे। लाइक अगर हम प्रपोर्शन भी निकाले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 70.49 की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाई 1000 लाख इनटू
100, तो कितने परसेंट वैल्यू जो है वो किसकी छुपी हुई है, टरबाइन की छुपी हुई है। ये परसेंटेज हम क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा आज की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है 400 उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस 400 के अंदर कितना परसेंट वैल्यू टरबाइन का छुपा हुआ है। दैट परसेंटेज कैन बी यूज्ड एज एन हिंट कि ओल्ड वाले पार्ट का जो है वो वैल्यू कितना है। तो ये हम लोग का पूरा पॉइंट हो गया कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग का। उसके बाद सर अगर लेट से, ये तो आपने पहले के खर्चे सारे बता दिए सर, एकदम क्लियर है कि पहले के खर्चे कैसे कैपिटलाइज करते हैं सर, उसके बाद की आपने अकाउंटिंग बता दी, ये भी क्लियर है सर। लेट से कि अगर हम लोग बाद में कोई खर्चे करते हैं उस असेट को लेके, जैसे जैसे लेट से कि हम लोग की सर एक बिल्डिंग थी 10 लाख की, मैंने जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड की थी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस बिल्डिंग में थोड़ा सा छोटा मोटा रिपेयर करा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सवाल पूछना है क्या वो एक मेजर रिपेयर है, क्या क्या उसके कारण बिल्डिंग की लाइफ बहुत बढ़ रही है, क्या उसकी एफिशिएंसी अच्छी आ रही है। अगर यस, तो आप वो वाले जो सब्सिक्वेंट रिपेयर्स के खर्चे हैं वो आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर वो छोटे मोटे खर्चे डेली वाले, नल ठीक करना, पानी ठीक करना, ये सब तो वो आपके सीधे कहां जाने चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट क्या हो गया, वेल सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का मतलब ये हो गया कि हम वो एसेट खुद अगर बना रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ध्यान में रखना है। देखो अब तक हम लोग ने जो कॉस्ट को लेके क्राइटेरिया पढ़ा है वो सारा तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सी कॉस्ट आती है, कौन सी कॉस्ट नहीं आती। यही मैं देख लूंगा कि मैं जो खुद खर्चे कर रहा हूं वो कौन से कैपिटलाइज करने चाहिए और कौन से कैपिटलाइज नहीं करने चाहिए। लेकिन लेट्स से कि इसमें दो तीन बातें हम लोग को खास तौर पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसमें से एक बात है एनी इंटरनल प्रॉफिट्स आर एलिमिनेटेड व्हाइल अराइविंग एट द कॉस्ट। इसका मतलब लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे एक बिल्डिंग मैन्युफैक्चर कर रहे हो और हम लोग एक सीमेंट डिवीजन भी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीमेंट डिवीजन से सीमेंट परचेज कर लेता हूँ और सीमेंट डिवीजन वाला बोलता है यार मेरी परफॉर्मेंस तो अलग से इवैल्यूएट होती है, तो तेरे को भले ही मैं सीमेंट दे रहा हूँ और तू अपना आदमी है, लेकिन मैं तेरे को जो है वो सेलिंग प्राइस पे सीमेंट चार्ज कर रहा हूँ, मेरे को उतना पैसा आ जाना चाहिए। अब ये डिवीजन सारी हमारी है, बट आपस में परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए क्या कर रही है, सीमेंट को एमआरपी पे ट्रांसफर कर रही है। तो अब जब मैं पूरी एंटिटी के पर्सपेक्टिव से इस बिल्डिंग की कॉस्ट को कैपिटलाइज करूंगा, तो वहां पे मेरे को सीमेंट हमेशा कॉस्ट जो हम लोग को एक्चुअल में लगी हुई है उसी को लेना है। ये बे मतलब के जो नोशनल इंटरनल प्रॉफिट है वो सब एलिमिनेट कर देने हैं। सर वो बिल्डिंग बनाते वक्त लेट्स से कि हम लोग ने अगर कुछ गलती कर दी और उसके कारण एक बार बिल्डिंग फिर से हम लोग को शुरू से शुरू करनी पड़ी, तो वो गलतियों के जो खर्चे है क्या बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करने हैं क्या, तो यहाँ पे बोल दिया नहीं भाई, अगर नॉर्मली आपकी वेस्टेज होनी चाहिए थी इसलिए हुई है तो चलेगा, बट अब नॉर्मल मटेरियल का वेस्टेज, लेबर का वेस्टेज या और कोई भी आपका वेस्टेज है वो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, विद द लॉजिक बीइंग वेरी सिंपल। क्या जो बनाने वाला बंदा अगर गलती कर रहा है और उस वाले वेस्टेज को अगर आप कॉस्ट में डाल रहे हो, तो इसका जो भुगतना है वो हर साल के लोगों को पड़ रहा है, हर साल की परफॉर्मेंस को पड़ रहा है। दैट इज नॉट, इन एफिशिएंसीज कभी कैरी नहीं होनी चाहिए, हमेशा एफिशिएंसीज ही कैरी होनी चाहिए। और ये लॉजिक के साथ वो बोल देते हैं कि भाई नहीं, अलाउड नहीं है। तो अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मेरी लेबर स्ट्राइक पे चली गई, फिर भी मेरे को वेजेस उस स्ट्राइकिंग पीरियड का देना पड़ा, वो वेजेस मेरे को कॉस्ट में ऐड करने नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज अब नॉर्मल इवेंट, अब नॉर्मल वेस्टेज। सर नॉर्मल वेस्टेज फिर क्या होगा, मेरे लेबर जो है वो काम कर रहे थे, बहुत ही खुश होकर काम कर रहे हैं, देयर इज नो स्ट्राइक, और वहां पे मैं बिल्डिंग जो है वो 2 दिन के लिए काम रोक देता हूँ बिकॉज सूखना जरूरी है और लेबर कुछ कर नहीं सकते। लेबर बोलते हैं साहब पगार तो दोगे ना, मैंने बोला हाँ यार पगार तो देना पड़ेगा। तो इन सच केस वो 2 दिन का जो पगार है वो एक नॉर्मल जो है वो आपका वेस्टेज माना जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यस वी कैन ऐड द कॉस्ट इन दैट केस, राइट। एंड देन हम लोग का लास्ट पार्ट बच जाता है, दैट इज कि लेट्स से कि आपको अगर क्वेश्चन जो है वो जान पूछ के बोले कि भाई डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना जरूरी है, हमारी जो फेयर वैल्यू एसेट की जो है वो कैरिंग अमाउंट से बहुत ज्यादा आ रही है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बिकॉज डेप्रिसिएशन हम लोग जो है वो एसेट के लॉसेस के लिए चार्ज नहीं कर रहे, एसेट का जो खर्चा हम लोग ने जेब से करके रखा हुआ है ना, उस खर्चे के लिए चार्ज कर रहे हैं। तो वो खर्चा लगा है तो दिखाना पड़ेगा, बात खत्म। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोला हुआ है, ये बहुत ही रेयर पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, कि मैं एक बिल्डिंग अगर बना रहा हूं और उसके लिए मैं एक मशीन यूज कर रहा हूं, मशीन मैंने 5 लाख की खरीदी हुई है और वो 5 साल तक काम आने वाली है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल, सर 1 लाख का डेप्रिसिएशन आ रहा है, और मैं तुमसे पूछूं कि कहाँ लेके जाना है। देखो यूजुअली हमेशा हम लोग का रिस्पॉन्स ये रहता है कि कोई भी डेप्रिसिएशन है इट शुड बी डायरेक्टली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट मैं बोलूंगा किसी भी बड़े एसेट को बनाने के लिए अगर आप छोटा एसेट यूज कर रहे हो और उस छोटा एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो आपने निकाला है, तो वो डेप्रिसिएशन आप बड़े एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये मशीन आपकी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज हो रही थी ना। तो इसके हद तक का जो भी आपका डेप्रिसिएशन है वो भी क्या होना चाहिए, इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, जब तक ये बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज हो रही है। उसके बाद आप बिंदास प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा सकते हो। तो ये पूरी बातें हो गई AS 10 के रिगार्डिंग, बट ये तो थियोरेटिकल बातें हैं सर। लेट्स से कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इतना सारा देख के हम लोग का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो गया क्या, तो बिल्कुल नहीं।
हर चीज को जो है वो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है फॉर द वेरी बिंग सिंपल रीजन कि मैं हमेशा यही बोलता हूं कि यार एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा प्रिसाइज हो जाएगा, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये वीडियो आपकी जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल तब रहेगी जब आप एक बार इसे पूरी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सेकेंडली, हर चीज को यार अपने को मेक श्योर करना है कि लिख लिख के प्रॉपरली प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि सिलेबस भी 8 से अब 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो हम मेक श्योर करें कि हर डिफरेंट कैटेगरी के जो सम्स है वो हम लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस कर ले। कुछ क्लास में तो हम लोग कर ही लेते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी क्लास में प्रैक्टिस हो जाती है, फिर भी एक बार अगर आप घर पे टाइम दोगे तो श्योरली आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं हमेशा जो है वो ये वाली बात बोलता हूं कि आपका जो पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट होगा, ये वो 3 घंटे जो है वो डिसाइड नहीं करते, ये आज की मेहनत डिसाइड करती है। आज जितनी ज्यादा आप मेहनत करते रहोगे उतना ज्यादा वहां पे आप कंफर्टेबली हर एक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके आओगे, और उतना कम आपको टाइम लगेगा। तो मेक श्योर करना है कि हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को रीड नहीं कर रहे, हम जो है वो सिर्फ सम्स को रीड नहीं कर रहे, हम सम्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं प्रॉपरली, बिकॉज वो बारीकी पता चलती है, वो कंफ्यूजन पता चलती है जो हम लोग को तभी अराइज होती है जब हम खुद से पेन लेके बैठे, बुक लेके बैठे और वो करने जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात को ध्यान में रखते हुए मेक श्योर करना कि हम सारे जो भी सम्स है वो अकाउंट्स में प्रैक्टिस कर ले, राइट। होप्स हो कि भाई आपको एएस 10 की सारी बातें अब पता चल गई होगी। डेफिनेटली कुछ और एएस की जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जैसे एएस 28 हो गया, 26 हो गया, वो मैं जो है वो एज एन रिकॉर्ड करने की सोच रहा हूँ। तो वहां पे जहां जहां पे जो है वो हेल्प हो सकती है बिल्कुल हम करेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया तो श्योरली एक बार उसको प्रैक्टिस भी कर ले, ताकि एग्जाम में मेरे लिए क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।